नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर पर दोपहर 2:30 बजे ढा दिए गए। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 7 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। गनीमत यह रही कि आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तारीख 28 अगस्त, जगह नोएडा का सेक्टर 93, समय 2:30। घड़ी की सुई ने जैसे ही 2:30 को टच किया, नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के ट्विन टावर के हर तल्ले पर एक साथ ब्लास्ट हुआ और मात्र 9 सेकंड में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर जमींदोज हो गए। बचा तो बस मलबा और मलबे से उठा गुबार। फिर से देखिए कैसे सुपरटेक की तरफ से बनाए गए अवैध ट्विन टावर मलबे में बदल गए। वक्त 2:31 तो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई। आप देख सकते हैं धूल का गुबार यहाँ पर उठ रहा है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाल विवाह का नहीं हुआ, आसपास की दोनों बिल्डिंग्स का। आप देखिए पूरी तरह सही सलामत खड़ी है, आसपास की सभी टावर्स। और ये देखिए भ्रष्टाचार की दोनों इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। ट्विन टावर को गिरने में भले ही 9 सेकंड लगे हों, लेकिन इसकी तैयारी 181 दिनों से चल रही थी। 10 इंजीनियर और करीब 350 मजदूर डेमोलिशन का स्टेज सेट करने में लगे हुए थे। 3700 किलो बारूद के जरिए 32 और 29 मंजिला 2 इमारतों को धराशायी किया गया। बिल्डिंग को गिराते समय कोई नुकसान न हो, इसके लिए खास वाटरफॉल इम्प्लोजन नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोनों बिल्डिंग को गिराने से पहले खास तैयारी की गई थी। आसपास की कई बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया और सेक्टर 93 की तरफ से आने वाले शहर के सभी रास्ते ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिए थे। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर भी टावर ढहने के 15 मिनट पहले करीब 2:15 पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। प्रशासन की पुख्ता तैयारी का ही नतीजा है कि सब कुछ प्लान्ड वे में सकुशल हो गया। दरअसल इन दोनों ट्विन टावर को बनाने में सुपरटेक ने नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ही दोनों बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया था। लेकिन बिल्डर ने फिर से रिव्यू याचिका दायर की, जिसके खारिज होने के बाद ही ये साफ हो गया कि अब ये दोनों टावर गिराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब यह समझते हैं कि इन दोनों टावर को कैसे गिराया गया। दरअसल सुपरटेक ने इन दोनों टावर को बनाया था। एक का नाम अपेक्स टावर और दूसरे का नाम सेन टावर था। एक में 29 मंजिला और दूसरा जो था वो 32 मंजिला टावर था। और इन दोनों टावर में 950 फ्लैट बनाए गए थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराना कितना मुश्किल काम होगा। और यही वजह है कि ट्विन टावर को गिराने के लिए खास तकनीक का सहारा लिया गया। इसे वाटरफॉल इंप्लोजन तकनीक कहा जाता है। इसमें बिल्डिंग का मलबा वाटरफॉल की तरह गिर जाता है, जो आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। तकनीक में मलबा अंदर की तरफ गिरता है। इस तकनीक का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में गगनचुंबी इमारतों को गिराने में किया जाता है। इंप्लोजन की तैयारी में 181 दिन लगे। बड़ा समय लगा पूरे प्लान को तैयार करने में, और गिराने का जिम्मा मुंबई की एडिफाइस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस को दिया गया था। 21 फरवरी 2022 से 10 इंजीनियर और 350 कर्मचारी इसकी तैयारी में लगातार लगे हुए थे। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। टावर में 9800 छेद किए गए और हर छेद में करीब 1400 ग्राम बारूद भरा गया और एक साथ ब्लास्ट कर दोनों बिल्डिंग को गिरा दिया गया।
इनको गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्चा आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खर्चा था। चलिए एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाते हैं, कैसे नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को दोपहर 2:30 बजे ढहा दिया गया। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर को गिरने में सिर्फ 7 सेकंड का वक्त लगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे 7 सेकंड में ये दोनों टावर धराशायी हो गए और ब्लास्ट के बाद हर तरफ धुएं का गुबार उठने लगा। लेकिन यह तो प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे, जिसका नतीजा है कि कोई हादसा नहीं हुआ। और अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी 2 इमारतों को गिरा दिया गया। तो आइए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल 2004 में नोएडा प्रशासन ने सेक्टर 93A में एक प्लॉट को आवंटित किया था। यह प्लॉट हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सुपरटेक को आवंटित किया गया। 2005 के मंजूर बिल्डिंग प्लान में 10 मंजिल बनाने की परमिशन दी गई थी, जिसमें 14 टावर्स बनाए जाने थे। लेकिन 2006 में सुपरटेक ने प्लान में बदलाव कर दिया और 11 मंजिल के 15 टावर्स बना लिए। नवंबर 2009 में फिर प्लान किया गया और प्लान में बदलाव करते हुए और 24 मंजिल को 2 जुड़वा टावर्स शामिल कर लिए गए। इन दोनों टावर को नाम दिया गया अपेक्स और सेन। इनका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया मार्च 2012 में। 24 मंजिला को बढ़ाकर 40 मंजिला कर दिया गया, यानी कि लगातार नियमों की अनदेखी की गई। भ्रष्टाचार के जरिए कानून से खिलवाड़ किया गया। जब रोक लगी तब एपेक्स के 633 फ्लैट बुक हो चुके थे। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार के टावर ध्वस्त हो गए, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक की तरफ से बनाए गए ट्विन टावर को ढहा दिया गया। टावर गिरने के बाद करीब 60,000 टन मलबा फैला हुआ है, जिसको हटाना बहुत बड़ी चुनौती है। ट्विन टावर गिरने के बाद वहां की स्थिति कैसी है और कैसे मलबे को हटाने की तैयारी की जा रही है, न्यूज़ 18 संवाददाता ने इसका जायजा लिया। टावर के डिमोलिशन के बाद अब ये जो मलबा है ये असली चुनौती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 60,000 टन मलबा आपको दिख रहा होगा और इसको जो है पूरी तरीके से हटाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये वो टावर है जिसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो टावर है इसको ढाया है और यहाँ पर ये पूरा मलबा जो है इकट्ठा है और उस ढाने के बाद से जब से इसको ज़मींदोज़ किया गया है तो यहाँ पर डस्ट बहुत हो रही है। तो इसलिए लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि जो डस्ट है वो मिट्टी की तरह जो है वो मिल जाए और उसको वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे लगातार जो है क्रेन्स आ रही हैं और क्रेन्स की संख्या बढ़ा दी गई है। वाटर टैंकर्स हैं और लगातार छिड़काव दिया जा रहा है ताकि डस्ट की जो समस्या है वो चली जाए। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा मलबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है जो जल्द से जल्द इस मलबे के लिए जो है वो लगातार काम कर रही हैं। तो कैमरामैन वीनू के साथ फरहान, न्यूज़ 18 नोएडा। और चलिए अब ट्विन टावर के गिरने के बाद क्या कुछ चुनौतियां हैं इसको समझते हैं। दरअसल ट्विन टावर गिरने के बाद आधा किलोमीटर के इलाके में पूरा का पूरा धूल का गुबार दिख रहा है, धूल फैल गई है। जहां ट्विन टावर खड़े थे वहां ब्लास्ट के बाद 30 मिनट तक धूल का गुबार रहा। 30 मिनट बाद ही आसपास की बिल्डिंग दिखाई दी। ट्विन टावर गिरने के बाद 5 मंजिलों के बराबर मलबा जमा हो गया है, जिसकी ऊंचाई करीब 50 से 60 फीट तक है। अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती इस मलबे को हटाने की है।
जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल भी लिया है। आसपास में धूल के गुबार को हटाया जाने लगा है। 100 पानी के टैंकर और 300 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। पेड़ों और इमारतों से धूल हटाने के लिए 50 से ज्यादा फायर टेंडर्स को लगाया गया है। तो ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से ऐसे नोएडा प्रशासन निपट रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में सियासी तूफान के बीच सीएम हाउस में चाय पर चर्चा हुई। हाई टी पार्टी में कांग्रेस जेएमएम के विधायक पहुंचे। विधायकों के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। टी पार्टी के बाद यूपीए के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चंपई सोरेन, अंबा प्रसाद, स्टीफन मरांडी, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया कि झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की बात सिर्फ अटकलें हैं। लोकतंत्र में जनता के साथ अपमान किया जा रहा है। यूपीए के नेताओं ने कहा कि राज्य को अराजक स्थिति में धकेला जा रहा है। अगर चुनाव आयोग ने कोई निर्णय भेजा है तो बताना चाहिए। राज्यपाल को जो फैसला लेना है उसे बता देना चाहिए। यूपीए नेताओं ने झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। बहुमत सरकार गठबंधन की आज झारखंड की जनता के बीच में ये आजादी स्थिति पैदा और ऐसा परिस्थिति में एक खरीद फरोख्त का ही बात सामने आती है। अगर चुनाव आयोग से ये कोई पत्र है, उसका आधिकारिक रूप से उसको सामने आना। इसमें निश्चित रूप से हम कहेंगे कि महामहिम के यहाँ जो भी संवाद आया है उसको आधिकारिक तौर पर बिल्कुल इसको खुलासा करना चाहिए ताकि पट्टाछेप हो, इस संशय की स्थिति को खत्म हो जाए। चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों यूपीए में बैठकों का दौर जारी है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा है। सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टा लेने का आरोप है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप झेल रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी इस पूरे मामले में जा सकती है। राज्यपाल कभी भी इस बारे में फैसला कर सकते हैं। ऐसे में यूपीए ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। शुक्रवार को देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चला। शनिवार को यूपीए विधायक एक साथ नौका विहार करने खूंटी चले गए और फिर वापस आने से पहले बैठक की और फिर टी पार्टी में यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि फैसला कुछ भी हो, सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा और हेमंत सरकार के सभी सहयोगी हर स्थिति के लिए तैयार है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महागठबंधन के घटक दलों की ओर से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। सीबीआई ने बिहार में आरजेडी से जुड़े नेताओं के ठिकानों को क्या खंगाला। महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। तभी तो शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आम दिनों में एक साथ महागठबंधन की सभी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। आरजेडी के सांसद मनोज झा और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल का आरोप लगाया कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को रखती है। महागठबंधन की संयुक्त पीसी में भले ही सभी नेताओं के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार रही हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये मैसेज देना था कि महागठबंधन एकजुट है। इसके पीछे वजह है सुशील मोदी का वो बयान जिसमें वो बार बार कहते हैं कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार की जेडीयू को खत्म कर देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और चलिए अब खबर को समझते हैं। महागठबंधन की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी और चूंकि सीबीआई ने हाल ही में बिहार में छापेमारी की है, इसलिए महागठबंधन के नेताओं के निशाने पर सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी संस्थाएं रहीं। लेकिन सीबीआई पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ भी छापेमारी हुई, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो फिर डरने की जरूरत क्यों है, यह बड़ा सवाल है। पढ़ेंगे आगे। वैशाली में एक बार फिर से 3 लोगों की संदिग्ध मौत से सरकार और प्रशासन कटघरे में है। परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। 2 लोग जिंदगी और मौत से अब भी जूझ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जहरीले जाम की यह घटना बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के एक गांव की है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इस सख्त कानून के बावजूद जान पर जाम भारी पड़ रहा है। वैशाली में संदिग्ध मौत की खबर से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई है। मामला राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर गांव का है। ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी ली थी, जिसके बाद से इनकी हालत बिगड़ने लगी, तबीयत खराब होने लगी और इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान मौत ने एक बार फिर शासन और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये तो क्या घटना हुई है? दारू पीने। कितने लोग थे? 5 जन। कभी लोग शराब पिया था? परसों शाम में। वो लोग के 50 बरस हो गया। क्या शराब वहाँ सही से उपलब्ध हो जाता है क्या राघोपुर में? अब हम नहीं जानते, हम तो नाव पर रहते हैं। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच का जिम्मा सदर एसडीओ को दिया गया है। लेकिन वीरपुर गांव की घटना से प्रशासनिक महकमे में सनसनी फैल गई है। शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन शराबबंदी वाले राज्य में यदि 1 महीने के भीतर ही जहरीली शराब का कहर देखने को मिले तो इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। छपरा में 3 से 5 अगस्त के बीच मकेर और भिल्दी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। शराबबंदी के बावजूद सीएम की सख्ती का असर प्रशासनिक स्तर पर देखने को नहीं मिलता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र में जहरीले जाम का कहर हुआ है और थानेदार से मुखिया तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बार बार खड़े होते हैं। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर प्रशासनिक अमला कितना जागरूक है, थानेदार से मुखिया तक कितने चुस्त हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। लेकिन कार्रवाई क्या होती है, ये किसी से छिपी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर को समझते हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। हमेशा से दावा किया जाता रहा है कि शराबबंदी को हर हाल में लागू किया जाएगा, लेकिन ना तो अवैध शराब की बिक्री रुकी और ना ही संदिग्ध मौतों का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। ये मौतें बताने के लिए काफी हैं कि सिस्टम के अंदर ही छेद है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटना सामने आने के बाद से सवाल उठने लाजमी हैं, और वो भी सिस्टम पर। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।